मुख्य एविडेंस में आपका सह अपराधी लिखवाया गया था और आपका इसी के साथ सह अभियुक्त भी हम लिखवा दे रहे हैं, और ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ रहेगा तो सही रहेगा। और एक क्वेश्चन आपका बनने का यहाँ से पूरा चांस रहता है। बिहार आपका जे में भी बना था सह अपराधी, और उसके बाद दोनों में अंतर भी हम लिखवा देंगे 5 मिनट में, वो 7-8 अंतर है। लिखिए आपका, बैठिए भाई, बैठिए। प्रश्न बना लिए तो सह अभियुक्त को परिभाषित करते हुए प्रश्न बनाइए। सह अभियुक्त को परिभाषित करते हुए सह अभियुक्त को परिभाषित करते हुए इसके साक्ष्य की या इसके साक्ष्य का भी लिख सकते हैं। साक्षिक मूल्य बताइए, एविडेंशियल वैल्यू। इसके साक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताइए। लिखिए, उत्तर लिखिए भाई आपका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सहअभियुक्त लिखवाया जा रहा है। आपका उत्तर लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अभियुक्त को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अभियुक्त को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। वस्तुतः, इसी लाइन में लिखे, वस्तुतः जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों का वस्तुतः जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए, ये परिभाषा जरूर लिखिएगा, एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है, संयुक्त विचारण किया जाता है, तो हर एक अभियुक्त एक दूसरे तो हर एक अभियुक्त एक दूसरे का तो हर एक अभियुक्त एक दूसरे का सह अभियुक्त कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। सामान्यतः, ये बिहार एपीओ प्री में भी आया था एक क्वेश्चन, जो सामान्य नियम हम लिखवा रहे हैं। लिखिए, सामान्यतः जो व्यक्ति संस्वीकृति करता है, ये भी नियम हर हाल में लिखना है मेंस में। सामान्यतः जो व्यक्ति संस्वीकृति करता है वह उसके विरुद्ध सुसंगत होती है, वह उसके विरुद्ध सुसंगत होती हैं तथा साबित की जा सकेगी। वह उसके विरुद्ध सुसंगत होती हैं तथा साबित की जा सकेगी, लेकिन धारा 30 में दी गई
सह अभियुक्त की संस्वीकृति, लेकिन धारा 30 में दी गई सह अभियुक्त की संस्वीकृति इस नियम का अपवाद है। इस नियम का अपवाद है जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय विचार में ले सकेगा। न्यायालय विचार में ले सकेगा। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत सह अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त की संस्वीकृति की सुसंगत हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी आवश्यक है। सुसंगत हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं आपका सह अभियुक्त की संस्वीकृति के एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व। फर्स्ट लिखिए। अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना है। फर्स्ट में लिखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण होना। फर्स्ट में लिखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण होना। कामा देकर सेकंड में लिखिएगा। कामा देकर सेकंड नीचे लिखे सेकंड माने सेकंड में। ऐसा विचारण एक ही अपराध के लिए होना। ऐसा विचारण एक ही अपराध के लिए होना। थर्ड लिखिए, ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा संस्वीकृति का किया जाना। फोर्थ लिखिए, ऐसी संस्वीकृति से स्वयं इसे करने वाला
एवं अन्य सह अभियुक्तों का स्वयं इसे करने वाला एवं अन्य सह अभियुक्तों का प्रभावित होना अगला लिखिए पॉइंट कामा देकर आगे लिखिए ऐसी संस्वीकृति विधिक रूप से ऐसी संस्वीकृति विधिक रूप से न्यायालय में साबित किया जाना पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा उपर्युक्त दशाओं की पूर्ति होने पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा उपर्युक्त दशाओं की पूर्ति होने पर न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को उसे करने वाले एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध उसे करने वाले एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध विचार में ले सकेगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दृष्टांत देखिए मैं एक और उपाय बता रहा हूँ अगर समय न रहे तो इतना ही मेंस में पर्याप्त है अगर आपके पास समय न रहे तो इतना जरूर लिखिए इससे कम लिखना संभव नहीं है अगर समय हम व्याख्या भी करवाएंगे एक दो केस भी आपका दो लीडिंग केस हैं एक भुवानी साहू का और दूसरा कश्मीरा सिंह का तो उसमें 5-5 लाइन आपका बढ़ाया जाएगा लेकिन मैं फिर एक बार बता रहा हूँ अगर आपके पास समय न रहे तो इतना ही लिख देंगे तो क्या क्वेश्चन होगा पर्याप्त कोई कम नहीं इतना आप सामान्य नियम लिख दिए फिर आपका जनरल रूल का अपवाद बता दिए और धारा 30 में एक एक जो बातें हैं वह हमने अलग अलग लिखवा दी हैं और आपका उपर्युक्त दशाओं की पूर्ति होने पर न्यायालय ऐसे कन्फेशन को जो किया है उसके विरुद्ध भी और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध भी क्या ले सकेगा विचार में वहीं विचार में ले सकेगा कि व्याख्या करनी है एविडेंशियल वैल्यू कश्मीरा सिंह के वाद से लेकिन एक दृष्टांत आप लिखिए उसके बाद व्याख्या किया जाए लिखिए हेडिंग डाल लीजिए दृष्टांत क और ख को दृष्टांत में लिखिए भाई आपका फिर बताया जाए जब भी नाम लिखे सिंगल इन्वर्टेड कामा में भेज जैसे क लिख रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दीजिए ख लिख रहे हैं तो इसको भी क्या करिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दिया जाता है लिखिए क और ख को ग की हत्या के लिए क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है ज्वाइंट ट्रायल कहा जाता है संयुक्ततः विचारित किया जाता है खड़ी पाई देकर इसी लाइन में लिखिएगा यह साबित किया जाता है कि क ने कहा कि क फिर घेर दीजिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा क ने कहा कि ख और मैंने क ने कहा कि ख
ख और मैंने गौ की हत्या की है। गौ की हत्या की है। ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर, ख के विरुद्ध, ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। न्यायालय विचार कर सकेगा। अब जो आवश्यक तत्व हैं आपका उसी की 4-4 लाइन व्याख्या करना है। तो पहला देखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पहला आवश्यक तत्व था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल। लिखिए व्याख्या। सह अभियुक्त की संस्वीकृति के लिए, सह अभियुक्त की संस्वीकृति के लिए यह अनिवार्य है कि, यह अनिवार्य है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा हो, एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा हो। संयुक्त विचारण कब हो सकता है? इसी लाइन में लिखिएगा। संयुक्त विचारण कब हो सकता है? इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219 219 219 कामा दीजिए 220 220 फिर कामा दीजिए 221 एवं 223 में किया गया है। एक लाइन जरूर दिखा दीजिएगा ज्वाइंट ट्रायल में। फिर हम धारा रटवा दे रहे हैं 219 220 आपका 221 और 223, बस और आगे ना लिखिएगा। आपका इतना से इंडिकेशन मिल गया कि आप ज्वाइंट ट्रायल बता दिए। लिखिए आपका इसी लाइन में लिखिए, एक ही अपराध को, एक ही अपराध को धारा धारा नहीं इस धारा, इस धारा क्या धारा लिखिए फिर आपका, एक ही अपराध को धारा 30 के स्पष्टीकरण में, धारा 30 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न भी आते हैं, उस अपराध का दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न भी आते हैं। पैराग्राफ अब चेंज कर लीजिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसे अभियुक्तों में से,
एक द्वारा संस्वीकृति की गई हो, ऐसे अभियुक्तों में से एक द्वारा संस्वीकृत की गई हो, अर्थात या तो ऐसा अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को, अर्थात या तो ऐसा अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया हो, पूर्ण रूप से स्वीकार किया हो, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार किया हो, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार किया हो जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने अपराध किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने अपराध किया हो। फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। ऐसी संस्वीकृति, ऐसी संस्वीकृति स्वयं करने वाले, स्वयं करने वाले तथा अन्य सह अभियुक्तों को प्रभावित करती हो, ऐसी संस्वीकृति, वाक्य बोलिए तो एक बार। हाँ, स्वयं करने वाले तथा अन्य सह अभियुक्तों को प्रभावित करती हो, तथा इसी लाइन में जोड़ लीजिए, तथा विधिक रूप से न्यायालय में साबित कर दी गई हो तथा विधिक रूप से न्यायालय में साबित कर दी गई हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त दशाओं की संतुष्टि हो जाने के पश्चात, उपर्युक्त दशाओं की संतुष्टि हो जाने के पश्चात ऐसे सह अभियुक्त के साक्ष्य का, ऐसे सह अभियुक्त के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य यह होगा कि, साक्षिक मूल्य यह होगा कि न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को, न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध, अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध विचार में ले सकेगा, विचार में ले सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। न्यायालयों के विनिश्चयों के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। न्यायालयों के विनिश्चयों के अनुसार माने फैसलों के अनुसार, न्यायालय के विनिश्चयों के अनुसार
यह निर्धारित किया गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी संस्वीकृति एक अत्यंत दुर्बल साक्ष्य होती है। एक अत्यंत दुर्बल साक्ष्य होती है तथा केवल इसके आधार पर अन्य सह अभियुक्तों को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। केस लिखिए, लास्ट में आपका 2 केस दिखाइएगा। पहला लिखिए भुवनी साहू बनाम किंग। 2 केस लास्ट में दिखाना है। भुवनी साहू बनाम किंग का केस लिखिएगा AIR 1949 प्रीवी काउंसिल। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य बताते हुए प्रीवी काउंसिल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ऐसी संस्वीकृति एक दुर्बल साक्ष्य होती है। ई के बाद कामा दे दीजिएगा। ऐसी संस्वीकृति लिखिए, आपका वाक्य बोलिए तो आगे। हाँ, दुर्बल साक्ष्य होती है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थों में, इसके आगे लिखिए, दुर्बल साक्ष्य होती है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थों में साक्ष्य नहीं मानी जाती। हल्का सा डिटेल में 3-4 लाइन कर रहे हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थों में, 3 के अर्थों में साक्ष्य नहीं मानी जाती क्योंकि ऐसी संस्वीकृति शपथ पर नहीं की गई। ऐसी संस्वीकृति
शपथ पर नहीं की गई होने के कारण ऐसी संस्वीकृति शपथ पर नहीं की गई होने के कारण प्रतिपरीक्षा योग्य नहीं होती। प्रतिपरीक्षा योग्य नहीं होती। तथा उसकी सत्यता का जांच नहीं की जा सकती। तथा उसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। खड़ी पाई दीजिए। अतः इसे दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः इसे दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर खड़ी पाई देकर लिखिएगा। इसका प्रयोग केवल अन्य इसका प्रयोग केवल अन्य साक्ष्यों के समर्थन के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल अन्य साक्ष्यों के समर्थन के लिए किया जा सकता है। देखिए आपका वाक्य बोलिए तो। हाँ, सपोर्ट के लिए एक लाइन और लिखिए। इसे तराजू में डालकर दूसरे साक्ष्य के साथ तौला जा सकता है। इसे तराजू में डालकर दूसरे साक्ष्य के साथ तौला जा सकता है। थोड़ा बहुत इसको व्यापक लिखवाना पड़ा। एक और केस है, लिखिए। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भाई दोनों के जरूर लिखिएगा, भले दो दो लाइन में समेट दीजिएगा। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ एमपी। AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें। प्रस्तुत मामले में भुवनी साहू के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत को प्रस्तुत मामले में भुवनी साहू के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा यह कहा कि, वही 3 लाइन लिखिए। तथा यह कहा कि किसी व्यक्ति को, की के बाद कामा दे दिया जाता है, किसी व्यक्ति को सह अभियुक्त की किसी व्यक्ति को सह अभियुक्त की असंपुष्ट
असंपुष्ट मैंने जिसका समर्थन न हुआ हो, असंपुष्ट संस्वीकृति मात्र के आधार पर, असंपुष्ट संस्वीकृति मात्र के आधार पर उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से, उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार देखिए कितना पेज हुआ, ये 3 पेज से अधिक न हो, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अधिक हो तो जो केस में फाइंडिंग थोड़ा है व्याख्या, उसमें आप केस जरूर लिखिए, व्याख्या भले थोड़ा कम कर दीजिए। केस की जो हमने व्याख्या थोड़ा डिटेल में लिखवाई है, ताकि अगर पूरी बात याद न रहे, कुछ ही बातें याद रहे तो आप लिख सकते हैं। तो 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका डावरी एक्ट चलेगा भाई, ताकि कल तक डावरी एक्ट समाप्त हो जाए। तो आपका 7:05 हो रहा है, 7:15 से 7:45 बजे तक आपका डावरी एक्ट चलेगा। तो आधा घंटा भी अगर माइनर निकलता रहे तो 3-3, 4-4 दिन में एक माइनर हो जाएगा। आधा घंटा ही पर्याप्त है, डेली अगर चलता रहे तो 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तब आपका डावरी एक्ट